हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ हैक्स। मेरा नाम है धीरज सुमन। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो गाइज, मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि पूरी ट्राई हैक मी जो प्लेटफॉर्म है उसके टास्क को मैं उस पर कंप्लीट करूँगा और हर टास्क के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा और उस पर अपलोड करूँगा। और साथ ही उस टास्क पर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है मैं आपको पूरा क्लियरली उसको समझाऊँगा और आपको भी लगेगा कि हम वो जो भी उसमें फ्लैक्स वगैरह जो भी ढूंढने होते हैं वो हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें अकाउंट बनाना होता है ट्राई हैक मी पर। तो उसके लिए ट्राई हैक मी पर जाना होगा। गूगल पे डायरेक्ट सिंपल सर्च करिए आप ट्राई हैक मी। तो जो फर्स्ट लिंक मिलेगी tryhackme.com, उसे आप ओपन कर लीजिए। ओके। तो यहाँ पर एक तो है ज्वाइन नाउ एंड अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो फिर ज्वाइन नाउ पे क्लिक करें वरना लॉगिन करें। तो मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। ओके गाइज, तो मैं यहाँ पर सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका हूँ। तो अब मुझे यहाँ पर अपने टास्क चूज़ करने हैं कि मुझे क्या करना है। ओके। तो यहाँ पर एक तो लर्निंग वे में है बिल्कुल, मतलब आप बिगनर्स टू एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। यहाँ आपके सामने बहुत सारे टास्क अलग अलग फील्ड के हैं तो इनमें से चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने हिसाब से जैसे लिनक्स, बाप सूट, वेब वर्क से इनसे रिलेटेड भी कोई चूज़ कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं टास्क को। इससे आपकी लेवल ट्रैक में जो प्लेटफॉर्म है इस पर बढ़ती जाएगी और अच्छा रहता है क्योंकि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस पर एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, नॉलेज इंक्रीज होती है हमारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं इसमें सेलेक्ट करने वाला हूँ जैसे हाउ वेब वर्क। ओके, मैं मॉड्यूल से स्टार्ट करूँगा। फिर हम जैसे हम टाइम टू टाइम मतलब जैसे जैसे करते जाएंगे हम एवरी टास्क को इस पर कंप्लीट करेंगे। ओके। तो मैं अभी हाउ द वेब वर्क इससे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके। तो अब ये जो मॉड्यूल बनाया गया है, जिसे मॉड्यूल नाम दिया हुआ है, तो मॉड्यूल बनाया गया है तो इसका पर्पज क्या है। तो ये लिख रहा है टू बिकम अ बेटर हैकर इट्स वाइटल टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब एंड व्हाट मेड इट वर्क। अगर आप एक बहुत अच्छा हैकर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि जो इंटरनेट है वो कैसे काम करता है वो आपको पता होना चाहिए। ओके। तो इसकी नॉलेज लेने के लिए भी कैसे काम करता है तो उसके लिए ये बनाया गया है मॉड्यूल। तो चलो इसे ओपन करते हैं। जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया और ये ओपन हो चुका है। ओके। तो इसके अंदर भी यहाँ पर कुछ चार कुछ फोर मतलब कैटेगरीज बनाई हुई है। डीएनएस इन डिटेल्स, एचटीटीपी, ये रूट, ये बहुत ही मतलब कोड पार्ट है मतलब एक तरह से। लेकिन नीचे के जो दो दो दिए हुए हैं हाउ वेबसाइट्स वर्क एंड पुटिंग इट ऑल टुगेदर, तो ये क्या है, वीआईपी, इनके लिए एक्सेस लेना पड़ेगा आपको। इसके लिए पेड है ये, तो पेमेंट करना जरूरी होता है। तो मैं आपको सिर्फ फ्री फ्री वाले बताऊंगा यहाँ पर क्योंकि मैं भी पेमेंट नहीं कर सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएनएस इन डिटेल्स के साथ। तो देखते हैं क्या है ये डीएनएस। ओके। ओ गाइज, तो हमारा फर्स्ट टास्क ये है व्हाट डीएनएस। डीएनएस क्या है, तो चलो देखते हैं डीएनएस क्या है। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। और ये क्या करता है, ये हमें एक वे प्रोवाइड करता है कम्युनिकेट करने के लिए डिवाइस को इंटरनेट पर विदाउट रिमेम्बरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपने देखा होगा जब मुझे किसी डिवाइस से बात करनी होती है उसका आईपी एड्रेस कंपलसरी होता है। जैसे आपने कभी कोई लैन नेटवर्क, छोटा मोटा नेटवर्क क्रिएट किया होगा और जब आप उसमें किसी एक दूसरे से कम्युनिकेट पिंग करते हैं, चलो मान लेते हैं पिंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, हम आईपी एड्रेस की मदद से पिंग करते हैं। ओके। लेकिन क्या वो सही है, मतलब आईपी एड्रेस कितना मुश्किल होता है याद रखना है। मोबाइल नंबर याद नहीं रख पाते हम तो 10 नंबर का मोबाइल नंबर आता है, तो आईपी एड्रेस तो इम्पॉसिबल। ओके। आईपी एड्रेस कितना 12 डिजिट्स का होता है उसमें, तो वो तो
बहुत मुश्किल काम भी कि भी ना हम इतने सारे आईपी एड्रेस, अभी देखो google.com, facebook.com, ये डॉट कॉम वो डॉट कॉम, हमें मतलब डोमेन कितनी अच्छी तरह याद होते हैं, आईपी एड्रेस बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये डीएनएस सर्वर बनाया गया है। डीएनएस सर्वर क्या करता है, ये सिंपली मतलब आईपी एड्रेस को रिप्लेस करता है किसी नेम के थ्रू। तो नेम, अगर हम नेम का इस्तेमाल करते हैं आईपी एड्रेस की जगह, तो वो सेम बिल्कुल वही वही वर्किंग होगी उसकी, बिल्कुल सेम सेम। ओके, तो much like every house has a unique address of the sending mail directly to it, every computer on the internet has its own unique address to communicate with it called IP address। जिसे आपको पता ही है, हर कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस जो यूनिक होता है। और लैन में जैसे आपने कोई लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है, तो उसमें भी हर कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी होता है, एक नेटवर्क के अंदर, मतलब एक नेटवर्क के अंदर एक यूनिक आईपी, मतलब सबको यूनिक आईपी प्रोवाइड होता है। कोई भी डबल आईपी सेम नहीं हो सकते एक नेटवर्क के अंदर, ध्यान रखें। जैसे हमारा जैसे मान लो इंटरनेट से हम कनेक्टेड है, जैसे आपके घर में राउटर लगा हुआ है, ठीक है, तो जो आईएसपी होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो क्या करते हैं, वो अपनी रेंज का आईपी आपको प्रोवाइड करते हैं, मतलब पब्लिकली आपको मिलता है। पब्लिक जो आईपी होता है ना, वो उनकी रेंज का होता है, जिससे आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। और वो कैसे होता है, वो नेटवर्क एड्रेस एंड ट्रांसलेशन, आपने जानते होंगे इसके बारे में, एनएटी, तो वो उसके थ्रू प्रोवाइड होता है। वही उसका काम, मतलब हमारे पब्लिक, हमारा जो प्राइवेट होता है उस प्राइवेट को पब्लिक में ट्रांसलेट करने का काम करता है एनएटी। लेकिन हम यहाँ बात करें डीएनएस की, तो यहाँ पर पूरी बात है यहाँ पर डोमेन नेम से रिलेटेड, यानी डोमेन नेम आईपी एड्रेस को रिप्लेस कर रहा है। एन आईपी एड्रेस लुक्स, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि आईपी एड्रेस कैसा दिखता है। ओके, ये मैं अभी मैंने थोड़ी देर बताया कि इसमें टोटल 12 डिजिट्स होती है, जैसे यहाँ दिखाया गया है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 26 लिखा हुआ है, मतलब एक डिजिट मिस है, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 यहाँ पर मतलब आगे जीरो लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 10.229। ओके, तो 4 सेट ऑफ डिजिट्स रैंकिंग फ्रॉम द 0 to 255। ये जितने ब्लॉक है, यहाँ पर 4 ब्लॉक आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे फर्स्ट ब्लॉक है डॉट सेपरेटेड, डॉट जो लगा हुआ है, इसके द्वारा ये मतलब सेपरेट किया हुआ है ये आईपी एड्रेस। इसमें 4 ब्लॉक है। ओके, 0 to 255 हर ब्लॉक की एक रेंज होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो 0 होता है उसे हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी, और जो 255 होता है उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखें, ये आईपी एड्रेस हमें प्रोवाइड नहीं, मतलब नेटवर्क में किसी भी डिवाइस को प्रोवाइड नहीं होते हैं। तो व्हेन यू वांट टू विजिट अ वेबसाइट, जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं, या तो आप आईपी एड्रेस को मतलब अपने ब्राउजर में डालें, या फिर उसके डोमेन को डालें, तो क्या बेटर है आपके साथ बताइए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अभी गूगल, आप जानते हो गूगल, तो गूगल का आईपी एड्रेस क्या है आपके हिसाब से, तो मैं गूगल का आईपी एड्रेस पता लगाता हूँ, गूगल पिंग google.com। ठीक है, मुझे आईपी एड्रेस क्या मिला गूगल का, ये मेरा गूगल का आईपी एड्रेस। ओके, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ओके, ओपन किया मैंने, हो गया गूगल ओपन। अब चूंकि मैंने ब्राउजर में क्या डाला था, पता है क्या आपको, अरे यार भूल गए, पता नहीं क्या था वो, क्योंकि वो आईपी एड्रेस को मतलब याद करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर मैं ऐसे यहाँ पर google.com डालूँ, तो कितना ईजी है, मतलब google.com, यार ये तो किसका नाम है, ये तो मतलब नाम तो बिल्कुल याद रहते हैं। मान लो जैसे कोई कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, ठीक है, उसका मैं उसको मैं ऐसे बुलाऊँ 32455, ये मैंने क्या बोला, मतलब ये कोई नाम है, मतलब कैसे पहचान ही नहीं है, तो जैसे नंबर से कोई कैसे बुलाया किसी को, मतलब लेकिन नेम बुलाऊँ, जैसे किसी को बुलाऊँ मैं जैसे कि रामू, रमेश, तो ये कितना इजी, मतलब बहुत समझ, मतलब इससे क्या हमको, ये पहले से दिमाग में छपा हुआ है नाम हमारे, ठीक है, पहले से हमारे दिमाग में छपा हुआ है, इसलिए हम इसको जानते हैं कि ये नाम किसी का हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे हर आईपी एड्रेस के साथ में एक यूनिक नेम होता है, दिख रहा है, जैसे ये आईपी एड्रेस है, तो इसके ऊपर कौन सा डोमेन है, मतलब नेम है, वो है tryacme.com।
अब चूंकि हमने इतना कंटेंट पढ़ा अभी, तो अब इसका आंसर दे सकते हैं हम, आप भी दे सकते हो। व्हाट डज द डीएनएस स्टैंड फॉर? डीएनएस किसको रिप्रेजेंट करता है? ओके, डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है? तो ये तो हमने फर्स्ट लाइन में देख लिया था, डोमेन नेम सिस्टम। तो जस्ट आपको यहाँ पर सबमिट करना है, डोमेन नेम सिस्टम, ओके, एंड सबमिट। वो योर आंसर इज करेक्ट, ओके। तो ये देखो, यू हैव स्टार्टेड अ डिस्ट्रिक्ट, ओके। हमने मतलब हमने देखा था कि लेवल वेलकम टास्क बोलते हैं इनको हम। ट्राई में पर दो वेलकम टास्क होते हैं। फर्स्ट इज कि हमें एक रूम कंप्लीट करना होता है, और सेकेंड इज हमें एक स्ट्रिक लानी होती है। जैसे कि हमने एक स्ट्रिक तो हम लिया है, ओके, तो हमें ये रूम आकर कंप्लीट कर लेंगे हम, तो हमारा सेकेंड टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट पे आते हैं फिर हम, नेक्स्ट टास्क। तो डोमेन हिरार्ची, ये क्या होता है? अब ये क्या होता है? तो इसको समझने के लिए चलो पढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रूट, यहाँ पर एक मतलब डायग्राम दिया हुआ है। रूट डोमेन है ये, और ये टॉप लेवल डोमेन है, और ये सेकंड लेवल डोमेन है, ओके। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास क्या होते हैं टॉप लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन एंड सब डोमेन्स। एनी आइडिया? ओके, तो a top level domain is the most right hand part of the domain name. So for example the tryacme.com is tld is .com, okay। मतलब जो टॉप लेवल डोमेन होता है वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन, मतलब राइट हैंड पार्ट होता है, मतलब किसी भी डोमेन का। जैसे कि .com, .in, .edu, .net, बहुत सारे होते हैं ऐसे, ठीक है। ये सब डोमेन टॉप लेवल डोमेन कहलाते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ TLD, और यहाँ पर दो तरह के मतलब टॉप लेवल डोमेन्स हैं। पहला तो है GTLD, जेनरिक टॉप लेवल, एंड CCTLD, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, ओके। तो अब हिस्ट्रिकली GTLD was meant to tell the user the domain names purpose. For example a .com would be the commercial purpose, ठीक है। तो GTLD जेनरिक टॉप लेवल डोमेन्स ये हमें किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं? ये हमें मतलब किसी कंट्री की इंफॉर्मेशन, जो कंट्री के अलावा जो बाकी इंफॉर्मेशन अगर हमें मिलती है तो वो जेनरिक टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं। जैसे कि .edu, .net, ओके, .com, ये सब क्या है? ये है जेनरिक टॉप लेवल डोमेन्स। और जो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन कहलाते हैं। जैसे कि .in, .pk, .uk, .ru, रशियन के लिए .ru, पाकिस्तान के लिए .pk, इंडिया के लिए .in, और ऑस्ट्रेलिया के लिए .au, ऐसे यूनाइटेड किंगडम के लिए .uk। तो इस तरह से हम कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है, जैसे हमने तो पढ़ लिया पूरा, ये अच्छी बात है। यहाँ पर फुल लिस्ट दी हुई है, आप इसको ओपन कर सकते हैं, ओके। ये फुल लिस्ट दी हुई है डोमेन्स की, ये टॉप लेवल डोमेन्स की। अब आता है सेकंड लेवल डोमेन्स। सेकंड लेवल डोमेन क्या होते हैं? तो हमारे पास सेकंड लेवल डोमेन क्या है, ये नहीं है। मेट, MIT, ट्राइक में, गूगल, USA। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा जो डोमेन नेम होता है उसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है सेकंड लेवल डोमेन। सेकंड लेवल डोमेन जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है tryacme.com, ओके। तो जो .com है वो तो हमारा क्या है, टॉप लेवल डोमेन। और जो इसके आगे का पार्ट है, पीरियड के आगे का पार्ट, वो क्या है हमारा सेकेंड लेवल डोमेन। तो वैन रजिस्टर, और ये हमें कब मिलता है? जब हम डोमेन खरीदते हैं, जब डोमेन हम परचेज करते हैं तब हमें ये चुनना होता है कि हम क्या रखना चाहते हैं। और ये ऐसा होना चाहिए जो हमारी जो वेबसाइट है, जो भी मतलब उस पर जो भी वेबसाइट हमने डाली हुई है वो उस पर वो उसको शो करती है। जैसे कि अभी मेरा नाम नीरज सुमन है, और मैं अपना पोर्टफोलियो, जैसे मेरा पोर्टफोलियो है, ओके, मेरा पोर्टफोलियो है यहाँ पर नीरज सुमन .com। तो नीरज सुमन .com है,
तो अब ये मैंने ऐसा क्यों रखा, नीरज सुमन नहीं क्यों रखा मैंने, क्योंकि ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे बारे में, नीरज सुमन के बारे में है, ये मेरे बारे में, अबाउट मेरी स्किल्स। तो इसलिए मैंने इसका नाम नीरज सुमन रखा है। अगर यहाँ पर जैसे अमेजन, अमेजन होता है अमेजन.in। ओके, तो अभी आज जानते ही हैं आप अमेजन, अभी जैसे अमेजन है तो अमेजन, चलो ये तो कंपनी का नाम है कि भाई अमेजन है, तो ठीक है, कंपनी का नाम है अमेजन। फिर उसके बाद आता है हमारे सब डोमेन। अब ये सब डोमेन्स क्या होते हैं, आपने बहुत सारी मतलब वेबसाइट ऐसे देखी होगी जिसमें डबल पीरियड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर tryacme.com लिखा हुआ है, आपने देखा होगा। ये इसमें तो क्या, पता नहीं, मेरे को पता नहीं इसमें तो हो या नहीं है, लेकिन गूगल पे जरूर रखता हूँ। जैसे गूगल पे आप जाते हो google.com, अभी इसमें क्या है, ये है सेकेंड लेवल डोमेन, ये टॉप लेवल डोमेन। और आपने बहुत सी जगह ये भी देखा होगा, जैसे sites.google.com। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइट्स है, जो साइट्स है ना, वो क्या है, हमारा सब डोमेन। फिर उसके बाद डॉट लिखा हुआ है, फिर क्या है, सेकेंड लेवल डोमेन। और फिर जब .com लिखा हुआ है वो क्या है, टॉप लेवल डोमेन। तो ये होता है हमारा सब डोमेन। किसी भी किसी भी डोमेन के टॉप लेवल डोमेन ये सेकेंड लेवल डोमेन के सब डोमेन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता। बहुत सारे टूल्स इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन एक पब्लिकली अवेलेबल टूल है नेटक्राफ्ट। वैसे तो सारे पब्लिकली अवेलेबल टूल्स हैं, लेकिन ये बहुत ही आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। रिसोर्सेज एंड सर्च DNS, यहाँ पर आप जैसे डालेंगे, जैसे मैंने डाला google.com, और यहाँ पर आप डाल दीजिए कि एंड। ओके, यहाँ पर आगे डॉट डॉट भी लगा दीजिए एंड सर्च। तो ये देखो जितने भी सब डोमेन से यहाँ पर सब आ गए, www.google.com, mail.google.com, docs.google, ये गूगल के सारे सब डोमेन से तो यहाँ पर आ गए। ओके, तो ये होते हैं हमारे पास सब डोमेन्स। अब सब डोमेन्स की कुछ पढ़ लेते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको भी समझने में थोड़ा मिलेगा। सब डोमेन साइट सिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेकेंड लेवल डोमेन। ओके, देखा अपन ने, लेफ्ट साइड में होता है सेकेंड लेवल डोमेन के। फॉर एग्जाम्पल इन द नेम एडमिन, जैसे यहाँ दे रखा है, यहाँ पर एडमिन क्या है, सब डोमेन है हमारा। ओके, अब सब डोमेन नेम है द सेम क्रिएशन रेस्ट्रिक्ट। देखो जिस प्रकार से हमने यहाँ देखा था सेकेंड लेवल डोमेन में जो रिस्ट्रिक्शन थे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ था कि 63 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होता है इसमें सेकेंड लेवल डोमेन में, और इसमें हम A to Z और 0 to 9 और हाइफन यूज कर सकते हैं, और दूसरे स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज नहीं कर सकते इसमें। तो कुछ सेम, बिल्कुल सेम सेम रेस्ट्रिक्शंस भी आपको सेकेंड सब डोमेन में देखने को मिलेगी। बीइंग लिमिटेड वही 63 कैरेक्टर्स लॉन्ग एंड A to Z एंड 0 to 9 एंड द हाइफन्स, और कैन नॉट स्टार्ट एंड एंड विद हाइफन एंड हैव कंजुगेटिव हाइफन्स। ओके, ये भी आप समझिए, मतलब हाइफन आगे लगा सकते हैं हम, पीछे लगा सकते हैं, बीच में लगा सकते हैं हम, नेम के बीच में कहीं भी। यू कैन यूज द मल्टीपल सब डोमेन्स स्प्लिट विद पीरियड क्रिएट द लॉन्गर नेम्स। ओके, यू कैन यूज द मल्टीपल सब डोमेन, हम जितने चाहे सब डोमेन यूज कर सकते हैं। कैसे, डॉट 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 लगा के। ओके, समझ रहे हो आप, जैसे मैं लिखूँ, जैसे मेरी नीरज सुमन .com ये वेबसाइट है, तो इसमें मैं लगा सकता हूँ ऐसे, जैसे shop.hacker.नीरज। ओके, मैं जितने चाहे आगे मतलब डॉट डॉट लगा लगा के सब डोमेन बना सकता हूँ, बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है, देखो एग्जाम्पल के तौर पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, jupiter.servers.tryacme.com। ओके, यहाँ पर कितने सब डोमेन है, 1 2, और ये हमारा सेकेंड लेवल डोमेन है, और ये टॉप लेवल डोमेन। बट द लेंथ मस्ट बी 253 कैरेक्टर्स होल्ड है, लेकिन यहाँ पर जो कंप्लीट लेंथ है ना, वो 250 कैरेक्टर्स से कम होनी चाहिए। ओके, समझिए, देयर इज नो लिमिट टू नंबर ऑफ सब डोमेन्स यू, और यहाँ पर कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आप इतने सब डोमेन बना सकते हैं, जितनी इच्छा हो सब डोमेन बना सकते हैं।
अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सब डोमेन? 63, अभी अपन ने देखा था, बिल्कुल सही। विच इज द फॉलोइंग कैरेक्टर कैन नॉट बी यूज इन द सब डोमेन? ओके, देखो यहाँ बता रहा है कि यह कौन सा कैरेक्टर सब डोमेन में यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम अंडर स्कोर यूज नहीं कर सकते। ओके, तो हमारा आंसर रहेगा अंडर स्कोर, बिल्कुल सही। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डोमेन नेम? डोमेन नेम की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है? हमने देखा 250, कितनी थी, 253 इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है। इससे बड़ी लेंथ हम नहीं दे सकते, तो 253। व्हाट टाइप ऑफ TLD इज .co.uk? अब यहाँ पर मतलब ये किस तरह का, आपने दो तरह पढ़े थे हमने, एक तो जेनरिक टॉप लेवल डोमेन और एक था कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। ओके, तो ये आपको कैसा लग रहा है, मतलब कंट्री कंट्री कोड वाला है या फिर जेनरिक वाला है? जेनरिक वाला देखा था आपने, वो फील्ड से रिलेटेड होता है, कॉमर्शियल एरिया जैसे कि, या फिर कोई एजुकेशनल एरिया ऐसे रिलेटेड होता है। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने एग्जाम्पल दिए थे कुछ, जैसे कि .in, .uk, .ru, .pk, ये सब क्या है, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो यूके है ना, वो यूके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है कंट्री को। कौन सी कंट्री को? यूनाइटेड किंगडम को। ओके, तो ये कौन सा डोमेन हुआ? ये हुआ CC, कंट्री कोड टॉप लेवल TLD, टॉप लेवल डोमेन, CCTLD, बिल्कुल सही। तो ये हमने सेकंड टास्क भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा है रिकॉर्ड टाइप्स। तो दोस्तों आपने तरह तरह के सर्वर देखे होंगे, जैसे DNS सर्वर, अभी हमने डोमेन नेम सर्वर हमने देखा है अभी। नेम सर्वर होता है, मेल सर्वर होता है, और भी बहुत सारे सर्वर होते हैं। इन सबके रिकॉर्ड टाइप्स होते हैं। ये रिकॉर्ड टाइप से अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी डोमेन नेम के बारे में। तो जरा देखते हैं कौन कौन सी रिकॉर्ड टाइप है। DNS इज नॉट जस्ट फॉर द वेबसाइट डॉट एंड multiple types of DNS record exist. We will go over some of the most common ones that you are likely to come across a record type. अब ए वाला जो होता है वो क्या बताता है हमें? वो बताता है हमें IP वर्जन 4 को। जब हमें किसी भी वेबसाइट का IP वर्जन 4 पता करना हो तो हम क्या पता करते हैं? ए रिकॉर्ड टाइप। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने एक टूल का नाम सुना होगा, NS लुकअप, सुना है ना? NS लुकअप। तो NS लुकअप क्या करता है? ये ऐसा टूल है, मतलब ये नेटवर्क इनफॉर्मेशन टूल है ये। तो देखते हैं, मतलब इसको नेम सर्वर लुकअप भी बोलते हैं। तो मुझे पता करना है गूगल का IP वर्जन 4। ओके, तो मैं क्या करूँगा? सेट टाइप ए, जैसे यहाँ बताया गया ना, ए रिकॉर्ड टाइप, तो एंटर। अब मुझे जिस वेबसाइट का IP वर्जन 4 पता करना है उसका मैं डोमेन इधर डालूंगा। जैसे मुझे पता करना है नीरजसुमन.com, मिल गया। 151.161.117.90। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि ये उसका ही है क्या। तो इसके लिए हमें ब्राउजर में जाके इसको पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि डोमेन नेम और IP एड्रेस सेम बिल्कुल वर्क करते हैं। तो फॉरवर्ड बता रहा है, क्यों बता रहा है? क्योंकि इस पे नेम सर्वर, ये रिवर्स DNS सर्वर नहीं लगा हुआ है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आगे जाके हम देखेंगे। रिवर्स डोमेन नेम सर्वर होता है जो कि मतलब IP एड्रेस को कन्वर्ट करता है डोमेन नेम में, और जो DNS सर्वर होते हैं वो क्या करते हैं? वो डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं कुछ, जैसे मैंने गूगल आई क्या पता लगा लिया अपन ने। अब मुझे लगाना पता, चलो मान लो tryhackme.com। ओके,
तो ये देखो इसके मतलब एक दो तीन तीन आईपी एड्रेस है, मतलब ये बैकअप के लिए बना रखे हैं इन्होंने। बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इससे क्या है, वेबसाइट डाउन नहीं होती कभी भी, चलती रहती है बैकअप के लिए। मान लो एक में कोई दिक्कत आई तो दूसरी चलती रहेगी। तो इसके तीन आईपी एड्रेस है मतलब। और फिर ये होता है 4 टाइम ए रिकॉर्ड, ये होता है IPv6 के लिए। तो IPv6 भी हम पता लगा सकते हैं। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर सेट टाइप ए ओके, बस। वैसे ये NS लुकअप यूटिलिटी लिनक्स और विंडोज में भी अवेलेबल है। मतलब मैं लिनक्स चला रहा हूँ, विंडोज में भी अवेलेबल है। मैक का मुझे पता नहीं है, लेकिन होगी बिल्कुल, होनी चाहिए। तो चलो, हम मुझे से पता लगाना चाहिए मुझे नीरज सुमन .com। तो इसमें मेरा IP एड्रेस 6 प्रोवाइड नहीं है, वर्जन 6 प्रोवाइड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं आया है, अवेलेबल नहीं है। ओके, तो मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, जैसे ट्राई hackme.com। तो ये देखो मेरे जो तीनों जो सर्वर थे उनके IPv6 भी यहाँ पर मिल चुके हैं मुझे। अब होता है कैनोनिकल नेम। कैनोनिकल नेम क्या होता है, विच रिकॉर्ड्स these records resolve the another domain name. For example, tryacme online shop has the subdomain name store.tryacme.com, which return a canonical record type shop.specify shopify.com. Another DNS request would be then be made to .com work out the IP address. अब यहाँ पर जो विद रिकॉर्ड टाइप रिजॉल्व द अनदर डोमेन नेम। ओके, कैनोनिकल रिकॉर्ड क्या होता है, ये दूसरे दूसरा जो डोमेन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको मतलब ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्राइएक्मी, जैसे ट्राइएक्मी की ऑनलाइन शॉप है। ओके, जैसे ये है कि ऑनलाइन शॉप है, शॉप है दैट सब डोमेन नेम स्टोर tryhacking.com which return a canonical record type shop.shopify.com। ओके, अब ये ट्राइएक्मी की कोई ऑनलाइन शॉप है और जिसका सब डोमेन है store.tryacme.com, ठीक है, जो कि एक कैनोनिकल नेम रिटर्न करेगा, कैनोनिकल रिकॉर्ड shopify.com। इसका मतलब एक अलग नाम, मतलब कैनोनिकल नेम मतलब होता है कि डुप्लीकेट, क्या बताऊँ मैं आपको, मिलता जुलता। ओके, कैनोनिकल का मतलब ये होता है कि मिलता जुलता। Another DNS request would be then be the made to software file to work out the IP address। मतलब आप दोनों में से किसी भी सब डोमेन को रिक्वेस्ट करो तो आपको सेम IP पर ट्रांसफर कर देगा ये। तो ये होता है कैनोनिकल रिकॉर्ड टाइप्स। और फिर होता है हमारे पास MX रिकॉर्ड्स। MX रिकॉर्ड क्या होते हैं, MX record मतलब mail server records। Okay, these records resolve the address of the server that handle the email for the domain you are querying। For example, जैसे कि MX record response for the track में would look something like alt1 spmx.l.google.com। This record also come with the priority flag, this tell the client in which order to try the servers। This is the perfect for the if the man's server got down and email needs to be sent to the backup server। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे MX रिकॉर्ड से आपको पता चल रहा है कि ये मेल सर्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब चूंकि MX रिकॉर्ड पे से मल्टीपल IP एड्रेसेज या फिर मल्टीपल ML सर्वर प्रेजेंट है, तो इनमें क्या एक प्रायोरिटी फ्लैग होता है जो इनको ये बताता है कि आप कब काम करना है। जब सेकंड फर्स्ट वाला जो प्राइमरी सर्वर होता है अगर वो अनअवेलेबल है, तो जो सेकंड या फिर थर्ड होगा वो क्या करेगा, वो यूज में होगा। ओके, और TXT रिकॉर्ड्स आर द फ्री टेक्स्ट फील्ड्स वेयर एनी टेक्स्ट बेस्ड डेटा कैन बी स्टोर्ड। जहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट बेस्ड डेटा होता है वो स्टोर होता है। TXT रिकॉर्ड्स हैव मल्टीपल यूजेज, but some common ones can be to the list servers that have the authority to send the email behalf of the domain। This can help in a battle against the spam and spoofed email। They can also use
to try verify the ownership of the domain name when signing up for the third party services। तो अभी हमने इतना सारा पढ़ा, अब इसके बाद इसके टास्क के क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिकॉर्ड वुड बी यूज्ड टू एडवाइज वेयर टू सेंड ईमेल। तो हमने पता है एमएक्स, जो एमएक्स रिकॉर्ड टाइप होता है वो हमें मेल सर्वर की इंफॉर्मेशन देता है। एंड सबमिट। व्हाट टाइप ऑफ रिकॉर्ड हैंडल द आईपी फोर, ये पता है ट्रिपल 4 टाइम ए। ओके करेक्ट, बिल्कुल सही। अब चलते हैं इस पर। व्हाट हैपन्स व्हेन यू मेक अ डीएनएस रिक्वेस्ट। जब हम डीएनएस रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है। जब हम ब्राउजर में जाते हैं और किसी का डोमेन नेम टाइप करते हैं तो क्या होता है, कैसे वो मतलब आईपी एड्रेस, क्योंकि आपको पता है कि डीएनएस सर्वर क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में। तो ये कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो व्हेन यू रिक्वेस्ट डोमेन नेम, योर कंप्यूटर फर्स्ट चेक इट्स लोकल कैश to see if you have previously looked up the address recently. If not, request to recursive DNS will be made। तो दोस्तों, जब आप किसी वेबसाइट को ब्राउजर में ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट के कुछ मतलब वो वेबसाइट केसेस के रूप में हमारे ब्राउजर में सेव हो जाती है। और जब नेक्स्ट टाइम वापस हम उसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो केसेस से निकल के आती है, मतलब उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता ओपन होने में। कि मैंने इसको नोटिस किया है कि मेरी वेबसाइट है meerassuman.com, तो जब मैं उसे टाइम टू टाइम अपडेट करता हूँ तो मुझे ब्राउजर के केसेस क्लियर करने पड़ते हैं उसको देखने के लिए। और केसेस क्लियर करने के बाद वो नई जो अपडेट वेबसाइट होती है वो मेरे सामने ओपन होती है, क्योंकि मेरे ब्राउजर में केसेस स्टोर हो जाते हैं। अब केसेज में कैसे दे सकता हूँ, जैसे कि मैं केसेज देखने के लिए आपने एडवांस गूगल ऑपरेटर्स के बारे में जो पढ़ा होगा, तो उनका यूज करके हम कैसे दे सकते हैं। जैसे मुझे कैसे वेबसाइट के कैश देखने हैं तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, CHE कैश, और फिर यहाँ पर जिस वेबसाइट के मुझे कैसे देखने हैं वो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ डाला facebook.com। तो अभी मुझे हाँ ये अभी यहाँ पर ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में। ये देखो ये क्या है, फेसबुक के कैश है, ये स्टोर्ड है। दिस इज द गूगल कैश ऑफ द facebook.com। इट इज स्नैपशॉट ऑफ द पेज, इट अपीयर्ड ऑन 28 अगस्त को लिया गया था, अभी आज की तारीख 17। देखो मतलब ये जो केस है ना, ये जो मेरे सामने पेज ओपन है, ये कब स्टोर हुआ था, 28 अगस्त को। और तब का केस है, ये स्टोर्ड है और मेरे को दिखाता है बार बार। और जब मैं केस क्लियर करूंगा तो ये पेज भी उड़ जाएगा। तो ये होता है केसेस का काम। अब रिकर्सिव डीएनएस सर्वर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। इफ नॉट, यदि आपके पास मतलब मान लो कोई कैसे स्टोर नहीं है तो फिर क्या होगा। तो इफ नॉट अ रिक्वेस्ट टू द योर रिकर्सिव डीएनएस सर्वर विल बी द मेड। तब जो आपकी रिक्वेस्ट है वो डीएनएस सर्वर के पास जाएगी, जो रिकर्सिव डीएनएस सर्वर है उनके पास जाएगी। तो रिकर्सिव डीएनएस सर्वर इज यूजुअली प्रोवाइडेड बाय योर आईएसपी। और ये जो रिकर्सिव डीएनएस सर्वर होते हैं ये किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ये हमारे आईपी एड्रेस, ये सॉरी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रोवाइड किया है। जैसे आपने घर में राउटर लगवाया है या फिर आप जो भी मतलब नेटवर्क का यूज कर रहे हैं इंटरनेट इस्तेमाल के लिए, वो जो पब्लिक आईपी होता है आपका वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वो आपके आईएसपी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मेरे घर में एयरटेल का राउटर लगा हुआ है, तो मेरा आईएसपी कौन है, एयरटेल। तो एयरटेल जो बैठा हुआ है जिसको मतलब ऑफिस है, तो वो मेरे लिए आईपी है, वो आईएसपी है, और वो मुझे पब्लिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिसके थ्रू मैं इंटरनेट पे कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ। और उस आईएसपी के पास ही मेरा डीएनएस जो नेम सर्वर है वो अवेलेबल है, ओके, डीएनएस सर्वर अवेलेबल है। वही मुझे मेरे जो डोमेन नेम में जो ब्राउजर में टाइप करता हूँ उसको आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है वो। बट यू कैन ऑल्सो चूज योर ऑन, लेकिन हम अपने हिसाब से आईएसपी मतलब डीएनएस सर्वर चूज कर सकते हैं। आईएसपी तो नहीं कर सकते हैं, कि डीएनएस सर्वर जो भी चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। दिस सर्वर ऑल्सो हैज अ लोकल केस रिसेंटली लुक्ड अप डोमेन नेम्स। इफ अ रिजल्ट इज फाउंड लोकली दिस इज सेंड बैक टू देयर कंप्यूटर। अब क्या होता है कि ये जो डीएनएस सर्वर होते हैं ये क्या करते हैं,
इनके पास लोकल केसेज होते हैं, जो कि हमारे डोमेन जो जो मतलब जैसे फर्स्ट टाइम हमने google.com लिखा ब्राउजर में, तो क्या होता है, ये जो google.com जो डोमेन नेम है ये किसके पास जाएगा, हमारे डीएनएस सर्वर पास जाएगा जो कि आईएसपी के पास प्रेजेंट है। ओके, तो वो जो डीएनएस सर्वर है जो आईएसपी के पास है वो क्या करेगा, वो आईपी एड्रेस में उसको कन्वर्ट करेगा, आगे सेंड कर देगा, मतलब वो आगे रिक्वेस्ट सेंड कर देगा और फिर उसका आईपी एड्रेस हमें दे देगा निकाल के। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम डोमेन नेम के लिए करेंगे तो वो डायरेक्टली मतलब क्या कर देगा, हमारा डीएनएस क्या करेगा, मतलब हमारे ब्राउजर के केसेज में उसका ट्रांसलेशन दे देगा डायरेक्ट, एक नया डोमेन नेम बना देगा, डोमेन नेम सर्वर, जो कि जैसे डोमेन नेम टाइप करेंगे तो डायरेक्टली वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें डेटा प्रोवाइड हो जाएगा। इफ अ रिजल्ट इज फाउंड लोकली, दिस इज सेंड बैक टू द कंप्यूटर एंड योर रिक्वेस्ट एंड हियर, और हमारी मतलब जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी द कॉमन एंड पॉपुलर हैवी रिक्वेस्ट सर्विस जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर वगैरह इनका यूज करते हैं, ये बहुत इसलिए इतना फास्ट चलते हैं ये। If the request cannot be found locally, a journey begins to find the correct answer starting with the internet DNS root server. Okay, ये मतलब अगर मान लो हमारे आईएसपी के डीएनएस सर्वर के पास भी आईपी एड्रेस अवेलेबल नहीं है उस डोमेन नेम से रिलेटेड, तो फिर वो आगे प्रोवाइड कीजिए। जैसे आप दिखाया गया है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे हमारा कंप्यूटर है, हम जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, ये मेरा आईएसपी है जो मान लो ये डीएनएस रिकर्सिव डीएनएस सर्वर है, फिर ये रूट डीएनएस सर्वर है, फिर ये ऑथोरिटी डीएनएस सर्वर है, और फिर उसके बाद हमारे जो आईएसपी उसको भेज दिया जाता है। तो ऐसा ही होता है, मतलब कि हमारा हमने डोमेन नेम डाला ब्राउजर में, डोमेन नेम किसके पास आया, यहाँ पर आया। अगर इसके पास अवेलेबल नहीं है, मतलब लोकली इसके पास स्टोर नहीं है आईपी एड्रेस, तो वो क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा, रूट डीएनएस सर्वर के पास आएगा। रूट डीएनएस सर्वर से क्या होगा, जो ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर्स है उनके पास रिक्वेस्ट भेज जाएगी और वो आईपी एड्रेस की प्रोवाइड कर देंगे रूट डीएनएस सर्वर को, सॉरी रूट डीएनएस सर्वर नहीं, वो प्रोवाइड कर देंगे रिकर्सिव डीएनएस सर्वर। रिकर्सिव डीएनएस सर्वर क्या करेगा, उसको लोकली स्टोर कर लेगा अपने स्टोरेज में, और फिर जब नेक्स्ट टाइम पर जो हम मतलब जो क्लाइंट है, हम वापस उसी डोमेन नेम को ब्राउजर में डालेंगे और एंटर करेंगे, तो आईएसपी के पास रिक्वेस्ट जाएगी और वो उस लोकली स्टोरेज में उसको देखेगा और हमें उसी टाइम को मतलब बिल्कुल क्विकली मतलब हमें वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। तो इससे क्या है, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन हो जाता है। द रूट सर्वर्स एक्ट एज द डीएनएस बैकबोन ऑफ द इंटरनेट। जो रूट डीएनएस सर्वर होते हैं वो इंटरनेट का बैकबोन भी कह सकते हैं इनको, कि यही पूरा मतलब ट्रांसलेटर का काम करते हैं। अगर ये नहीं होंगे ना तो फिर तो मतलब नहीं है डोमेन नेम का। देयर जॉब इज टू रिडायरेक्ट टू करेक्ट टॉप लेवल डोमेन सर्वर डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वेस्ट। अब क्या होता है कि रूट डीएनएस सर्वर करता क्या है, सब पहले इसको जान लेते हैं कि रूट डीएनएस सर्वर ये करता क्या है। तो ये क्या करता है, ये जो टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, टॉप लेवल डोमेन क्या सब डोमेन भी ले सकते हो आप। ये क्या करता है, ये उनको आगे ऑथोरिटी सर्वर डीएनएस सर्वर पास सेंड कर देता है, वहाँ से मतलब आईपी एड्रेस फेच करता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि यू रिक्वेस्ट www.tryme.com, ओके, द रूट सर्वर विल रिकॉग्नाइज द टॉप लेवल डोमेन ऑफ .com। ओके, तो रूट सर्वर क्या करेगा, जो पीछे जो टॉप लेवल डोमेन है .com उसको मतलब देखेगा कि यार टॉप लेवल डोमेन, तो अपनी क्या है, उसके पास एक टेबल बनी होती है, .com वाली टेबल, .in वाली टेबल, ऐसे मतलब वो एक टेबल बनी होती है जिसमें देखता है कि .com लगा हुआ है कि क्या लगा हुआ है, तो वो .com वाली टेबल को ओपन करता है। ओके, उस .com वाली टेबल में वो ढूंढता है कि ये वाला डोमेन नेम कहाँ पर है और इसके सामने आईपी एड्रेस कौन सा लिखा हुआ है। करेक्ट द टॉप लेवल डोमेन एंड डील्स विद द .com एड्रेस। ओके, ऐसा करता है। तो the TLD servers hold record of the where you find the authority server to answer the DNS request। ओके, अब टॉप लेवल डोमेन्स का जो रिकॉर्ड्स है, जो भी मतलब होल्ड करता होगा, उसी ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर के पास वो उस रिक्वेस्ट को सेंड करता है। द ऑथोरिटेटिव सर्वर इज ऑफन ऑल्सो नोन एज द नेम सर्वर फॉर द डोमेन नेम। फॉर एग्जाम्पल द नेम सर्वर ऑफ tribe.com, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये नेम सर्वर है दोनों इसके। सर्वर इज ऑफन ऑल्सो नोन एज द नेम सर्वर, को नेम सर्वर बोलते हैं, ये ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर होते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है नेम सर्वर फॉर द tribe.com, you will often find multiple name server for the domain name to act as a backup in
cache one goes down, authoritative DNS server is that responsible for the storing the DNS records for the particular domain name, and where any updates to your domain name DNS records would be made depending on the record type. The DNS record is sent back to the recursive DNS server, where a local copy will be cached for the future request and then relayed back to the original client. That made the request DNS records all come with the TTL time to live same बोलते हैं values. This value ये number represented in the seconds that the response. TTL क्या होता है, ये हमें हमारा रिस्पॉन्स टाइम बताता है कि कितने सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स आया है. should be saved for locally until you have to look it up again. Okay, caching saves on having to make DNS request every time and communicate with the server. तो सारा काम जो नेटवर्क पे होता है, अगर फर्स्ट टाइम आप इस डोमेन को मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आईएसपी के पास वो रिक्वेस्ट जाती है. उसके बाद अगर उसके लोकल स्टोरेज में वो कैश नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है आईपी एड्रेस, तो वो क्या करेगा, रूट डीएनएस सर्वर को ट्रांसफर कर देगा. तो रूट डीएनएस सर्वर क्या करेगा, उसका टॉप लेवल डोमेन देखेगा कि कौन सा टॉप लेवल डोमेन उसने यूज किया हुआ है. तो उसी टॉप लेवल डोमेन के रिगार्डिंग वो ऑथोरिटेटिव सर्वर डीएनएस सर्वर को उसको ट्रांसफर कर देगा. तो ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर असल में क्या होते हैं कि नेम सर्वर्स होते हैं जो किसी भी होस्टिंग कंपनी आपको प्रोवाइड करती है. जैसे मैंने नीरजसुमन.com मैंने होस्टिंगर पे होस्टिंग कर रखी है, तो उसने मुझे 2 नेम सर्वर प्रोवाइड किए हैं जो कि मेरे ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर है. तो ठीक है, तो जो रूट डीएनएस सर्वर क्या होता है, वो मेरे नेम सर्वर को सेंड करता है और मेरे नेम सर्वर के अंदर डोमेन टू आईपी एड्रेस होता है मेरे डोमेन नेम का. ठीक है, तो मेरा जो आईपी एड्रेस है वो डायरेक्टली सेंड कर देता है आईएसपी को, और आईएसपी के वो लोकल स्टोरेज में मेरा आईपी एड्रेस सेव हो जाता है. और फिर नेक्स्ट टाइम जब क्लाइंट सेम डोमेन नेम के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो मेरे जो आईएसपी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो डायरेक्टली लोकल स्टोरेज में से आईपी निकाल के दे देगा. तो ये होता है पूरा कि कैसे डीएनएस रिक्वेस्ट करी जाती है. ओके, और कैसे ये डीएनएस सर्वर काम करते हैं तो हमने पूरा देखा है. यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर हम दे सकते हैं आसानी से. व्हाट फील्ड स्पेसिफाई हाउ लॉन्ग डीएनएस रिकॉर्ड शुड बी कैश्ड फॉर. ठीक है, हमने दे रखा है कि कौन सा फील्ड है जो ये स्पेसिफाई करता है हाउ लॉन्ग डीएनएस रिकॉर्ड शुड बी कैश्ड फॉर, कि कितनी देर तक मतलब डीएनएस रिकॉर्ड रखा जाएगा. तो इसका जवाब है टीटीएल, टाइम टू लाइव. टाइम टू लाइव क्या करता है, ये मतलब रेस्पॉन्स टाइम होता है. रेस्पॉन्स टाइम भी कितनी देर तक, मतलब कितने टाइम तक हमारा जो इंफॉर्मेशन है, पैकेट है, वो लाइव है. ओके, तो यहाँ पर डाल देते हैं हम टीटीएल. ओके, बिल्कुल सही जवाब. व्हाट टाइप ऑफ डीएनएस सर्वर इज यूजुअली प्रोवाइडेड बाय द योर आईएसपी. अब क्वेश्चन ये है कि भाई हमारा जो आईएसपी है वो कौन सा डीएनएस सर्वर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय योर आईएसपी. आईएसपी मतलब कौन सा डीएनएस सर्वर में प्रोवाइड करता है, तो इसको बोलते हैं हम रिकर्सिव डीएनएस सर्वर. जैसे कि यहाँ दे रखा है ये हमारा आईएसपी है, तो इसके पास कौन सा है, रिकर्सिव डीएनएस सर्वर. तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर रिकर्सिव. ओके, रिकर्सिव बोलते हैं इसको, रिकर्सिव बिल्कुल सही है. व्हाट टाइप ऑफ सर्वर होल्ड्स ऑल द रिकॉर्ड फॉर द डोमेन. अब पता रखा है कि भाई जो व्हाट टाइप ऑफ सर्वर होल्ड्स ऑल द रिकॉर्ड्स फॉर द डोमेन. अब किस तरह का जो सर्वर होता है वो डोमेन के सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखता है. तो हमने देखा था ऑथोरिटेटिव जो डीएनएस सर्वर होते हैं वो उनके पास मतलब डोमेन की इंफॉर्मेशन होती है, सारे डोमेन की. ओके, तो क्या नाम है, ऑथोरिटेटिव. बिल्कुल सही. तो हमने ये टास्क भी कंप्लीट कर लिया है. चलो नेक्स्ट आते हैं. अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें प्रैक्टिकल है थोड़ा सा. तो यूजिंग द वेबसाइट ऑन द राइट. ओके, यहाँ पर एक वेबसाइट दी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ओपन होगी. यू कैन बिल्ड रिक्वेस्ट टू मेक द डीएनएस क्वेरी एंड व्यू द रिजल्ट. हमें क्या करना है, हम एक रिक्वेस्ट मतलब जनरेट होगी,
make DNS queries with the result. The website will also show you the command you did run your own computer if you wish to make the request yourself. What is CNAME of? ठीक है, मैं इस वेबसाइट को लॉन्च करता हूँ. ओके, वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है. अब हाँ, NS लुकअप मैंने जैसे बताया था अभी वैसे सेम टू सेम यहाँ पर. व्हाट इज द CNAME ऑफ द shop.website.thm. तो चले यहाँ पर करते हैं. फिर यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, CNAME, और यहाँ पर मैं डालता हूँ shop.website.thm. ओके, shop.website.thm और सेंड DNS रिक्वेस्ट. तो अब देख सकते हो आप यहाँ पर shop.website.thm. मैं दोबारा यहाँ पर टाइप करता हूँ क्योंकि मिस्टेक हो गई कुछ, तो दोबारा टाइप करते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें. शॉप. ओके, यहाँ पर ऑटोमेटिक ही सब डोमेन में ऐड हो गया था. तो चलो सबमिट. तो ये देखो कैनोनिकल नेम मुझे मिल चुका है. कैनोनिकल नेम मैंने बताया था कि क्या होता है. जब भी कोई सब डोमेन होता है तो उसका बिल्कुल सेम IP को रिप्रेजेंट करने वाला जो डोमेन सब डोमेन होता है उसे बोलते हैं हम कैनोनिकल डोमेन. कैनोनिकल डोमेन क्या करता है, जब कैनोनिकल डोमेन से रिक्वेस्ट सबमिट की जाती है और जब मेन सब डोमेन से रिक्वेस्ट सबमिट की जाती है तो वो सेम IP को कॉल करते हैं. तो यहाँ पर जो इसका कैनोनिकल नेम दिया हुआ है वो क्या है, shops.myshopify.com. तो आपको कुछ नहीं करना, इसको यहाँ पर आंसर में लिख देना है shop.website.thm. ओह नो, कुछ मिस्टेक्स. ओके ओके, मिस्टेक है यहाँ पर. शॉप से मैंने यहाँ पर गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, वो कोई दिक्कत नहीं है. ओके, फिर गलती दे बता रहा है. ओके.com है, मैंने .thm लिख दिया. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, सब चलता है, सब जाएगा इसमें. ओके, सबमिट. ओके, फिर गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है. ओ माई शॉपिफाई डॉट, बड़ी गलती कर दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं. दोबारा टाइप कर देता हूँ मैं, इसमें क्या जा रहा है, माई shopify.com. ओके, अब सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है. ओके, यू आर राइट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TXT रिकॉर्ड ऑफ द वेबसाइट.thm. अब TXT रिकॉर्ड मैंने कहा, TXT रिकॉर्ड में बताया था मैंने कि TXT रिकॉर्ड मतलब क्या करता है, हम जो भी टेक्स्ट फाइलें होती है उनको देख सकते हैं हम इसके थ्रू, टेक्स्ट रिकॉर्ड्स. तो अब देखते हैं हम TXT और क्या है, website.thm. ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है वेबसाइट में, को क्या लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ शब्दों मांग रहा है ये. ओके, तो ये आ गई मेरी टेक्स्ट वैल्यू. तो मैं इसको यहाँ पर मैं कॉपी लिखने तो बैठूंगा नहीं इसको क्योंकि बिल्कुल रैंडम है. तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इधर. कॉपी हो जा, कॉपी हो जा, कॉपी एंड पेस्ट, सबमिट. ओके, ये भी हमने सक्सेसफुल सबमिट कर दिया है. व्हाट इज द न्यूमेरिकल प्रायोरिटी वैल्यूज ऑफ द MX रिकॉर्ड. अब MX रिकॉर्ड की न्यूमेरिकल प्रायोरिटी वैल्यूज क्या होती है, व्हाट इज द न्यूमेरिकल प्रायोरिटी वैल्यू फॉर MX रिकॉर्ड. तो ये भी अपन को करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि क्या है. तो चलो MX एंड सबमिट. तो वेबसाइट मेल एक्सचेंजर यहाँ पर दे रखा है 30. ओके, 30 यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी वैल्यू है इस मेल सर्वर की. तो टाइप 30. ओके, ये भी सही है, बिल्कुल सही है. व्हाट इज द IP एड्रेस फॉर द ए रिकॉर्ड ऑफ www.website.com. हमने देखा था कि जो ए रिकॉर्ड टाइप होता है वो क्या बताता है हमें, वो IP वर्जन 4 की इंफॉर्मेशन देता है हमें किसी भी डोमेन नेम के बारे में. और जो 4 टाइम A होता है वो हमें IP वर्जन 6 की इंफॉर्मेशन देता है. तो
मैं निकालता हूँ तो मैं यहाँ पर रिपोर्ट टाइप पे कर देता हूँ और www मुझे डालना जरूरी है क्योंकि www पूछा है तो www वेबसाइट डॉट thm एंड सबमिट। तो क्या IIP वर्जन 4 यहाँ पर मुझे मिला नहीं, क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या मिल गया, अरे मिल गया ये रहा, 10 ओके ओके, मैंने यार नीचे वाला देख लिया, शायद मैंने डबल बार क्लिक कर दिया होगा इस चक्कर में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 10.10.10 ओके कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने ये जो टास्क है सारे सारे वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम चाहें तो इनको शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है, तो अच्छा रहा, आप इसे ट्राई करना, अपनी एक आईडी बताना और इसको करना, और कुछ दिक्कत आए तो मेरी इस वीडियो को जरूर देख लेना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं भी ऐसी बहुत सारी वीडियो जी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। एक प्लेलिस्ट में बनाऊंगा और साथ ही बहुत सारी प्लेलिस्ट में स्टार्ट करने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। माय नेम इज नीरज सुमन एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ हैक्स एंड गुड बाय।